हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटेस्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 99 है वो एज यूजुअल बेटा बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर ही होने वाला है, जो कि रिलेट करता है इशू ऑफ डिवेंचर से। ठीक है। और आज की क्लास में हम अपने जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हो सकते हैं इशू ऑफ डिवेंचर के ऊपर वो सारे के सारे फिनिश कर देंगे बेटा, जिससे कि जब हम नेक्स्ट लेक्चर में पहुंचे तो वहां से हम अपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ना एवरीवन बेटा, आप हमारा जो आज का सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्कशन है वो है टाइप्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन बैलेंस शीट। ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम अपने डिवेंचर को कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, कितने तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और फिर हमें साथ ही साथ ये भी देखना है कि हम अपने डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में किस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है। बात करें मेरे बच्चे सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की, तो यहाँ पर हमारे पास डिवेंचर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द फॉलोइंग बेसिस, likes on the basis of security, on the basis of tenure, on the basis of redemption, on the basis of coupon rate। कूपन रेट का मतलब होता है बेटा इंटरेस्ट रेट। ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। बात करें बेटा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो डिवेंचर यहाँ पर दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं सिक्योर्ड यानी मॉर्टगेज डिवेंचर, और एक होते हैं हमारे पास अनसिक्योर्ड यानी नेक डिवेंचर। देखो, सिक्योर्ड डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जहां पर कंपनी अपने डिवेंचर्स को एक सुरक्षा, एक सेफ्टी प्रदान करती है कि अगर कल के दिन कंपनी ने डिवेंचर की रिपेमेंट नहीं करी तो डिवेंचर कंपनी के एसेट्स को बिकवा कर अपनी रिकवरी कर सकते हैं। बेटा, जब मैंने आपको डिवेंचर का मीनिंग बताया था तो मैंने आपको बताया था कि हम अपने डिवेंचर्स को चार्ज ऑन एसेट दे भी सकते हैं और नहीं भी। तो अगर हमने अपने डिवेंचर को चार्ज ऑन एसेट दिया है, यानी कंपनी ने अपने एसेट गिरवी रखे हैं डिवेंचर के पास कि कल के दिन अगर पेमेंट ना हो तो आप इन एसेट्स को, जो भी एक्स वाई जेड एसेट कंपनी ने बोलते हैं ना कि चार्ज पे रखे हैं यानी गिरवी रखे हैं, मॉर्टगेज रखे हैं, तो उन्हें बेचकर डिवेंचर अगर क्या करवा सकती है, अपनी रिकवरी करा सकती है। तो ऐसे में हम उन डिवेंचर्स को कहते हैं सिक्योर्ड डिवेंचर। उनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि अगर कंपनी इन्हें रिपे नहीं कर पाई किसी भी वजह से तो ये कंपनी के एसेट्स को बिकाकर अपनी रिकवरी कर सकते हैं। पर वहीं अगर अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स की बात करें तो बेटा इनको कोई सच ऐसा एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं दिया जाता। कंपनी बस इनसे पैसा लेती है डिवेंचर इशू करने के बदले और फिर एक समय के बाद इनको रीपेमेंट करती है। अगर इनको बाई चांस किसी भी तरीके से कंपनी ने रिपेमेंट नहीं करी, बाई चांस कह रहा हूँ, ऐसा कंपनी करती नहीं है बट फिर भी अगर नहीं करी रिपेमेंट, तो उस सिनारियो में मेरे बच्चे यहाँ पर इनको कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता। तो ऐसे में ये कहलाए जाते हैं अनसिक्योर्ड यानी नेक डिवेंचर्स। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। बात करूं बेटा टेन्योर बेसिस पे, तो टेन्योर का मतलब है टाइम पीरियड। अगर कोई डिवेंचर, कोई एक्स वाई जेड डिवेंचर अगर मान लो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आकर रिडीम्ड हो जाता है। रिडीम्ड का मतलब है कि कंपनी डिवेंचर्स वालों को उनका पैसा रीपे कर देती है, रिडीम्ड कर देती है, एक समय पर आकर उनको उनका पैसा दे दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। तो दैट इज नॉट ए रिडीमेबल डिवेंचर, कि उन डिवेंचर्स की रीपेमेंट करी जाएगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर होने के बाद। पर परपेचुअल और इरेडीमेबल डिवेंचर का मतलब ये होता है कि इन डिवेंचर्स को रीपेमेंट नहीं करी जाएगी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद। अब इनको रिपेमेंट, इनकी डिवेंचर का पैसा तभी किया जाएगा बेटा वापस जब कंपनी लिक्विडेट होगी यानी वाइंड अप होगी यानी क्लोज डाउन होगी। तो ऐसे में ना ऐसे डिवेंचर्स जिनको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड ओवर होने के बाद पैसा वापस नहीं मिलता, ऐसे डिवेंचर्स को हम परपेचुअल और इरिडेमेबल डिवेंचर्स कहते हैं। कंपनी इनकी रिपेमेंट नहीं करती अनलेस अदरवाइज फर्म क्लोज ना हो या कंपनी क्लोज ना हो। ठीक है। और अगर आप अपने डिवेंचर को एक स्पेसिफिक टाइम पर आकर रिडीम कर रहे हो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो ऐसे डिवेंचर क्या कहलाए जाते हैं? रिडीमेबल डिवेंचर। खैर आज के टाइम पे बेटा परपेचुअल और रिडीमेबल डिवेंचर एग्जिस्ट नहीं करते। मार्केट में जितने भी डिवेंचर्स होते हैं सब रिडीमेबल ही होते हैं। ठीक है। बात करी जाए बेटा नेक्स्ट मोड ऑफ रिडम्पशन, कि कंपनी अगर रिडम्पशन के बेसिस पे अगर कैटेगराइज करना चाहती है डिवेंचर्स को, तो दो तरीके से हो सकते हैं, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में बेटा कंपनी डिवेंचर्स को ये ऑप्शन देती है कि जब हम आपको रिडीम करेंगे, जब आपको आपका पैसा बोलते हैं ना कि चुकाएंगे, रिडीम्ड करेंगे, तो आपको हम एक ऑप्शन देंगे कि अगर आप पैसे ना लेकर कंपनी के क्या लेना चाहते हो, शेयर,
तो वो भी आप ले सकते हो। तो अगर हमने डिवेंचर को ये ऑप्शन दिया है ना, तो ऐसे डिवेंचर्स क्या कहलाए जाते हैं? कन्वर्टेबल डिवेंचर। सर ये ऑप्शन रिडेम्पशन के टाइम पे दिया जाता है कि जब कंपनी फर्स्ट टाइम डिवेंचर इशू करती है तब? अरे बेटा, जब कंपनी ना फर्स्ट टाइम डिवेंचर इशू करती है ना, कंपनी तभी बता देती है कि हम आपको रिडेम्पशन के टाइम पर एक ऐसा भी ऑप्शन देंगे कि अगर आप पैसा ना लेना चाहो तो पैसे ना लेकर आप कंपनी के क्या ले सकते हो? शेयर भी ले सकते हो। शेयर मतलब ओनरशिप भी ले सकते हो, ठीक है? तो ऐसे डिवेंचर्स को कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। और अगर आपने ये सारे के सारे डिवेंचर्स को ऑप्शन दिया है तो दैट इज नोन एज फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। और मान लीजिए कि अगर आपने सारे डिवेंचर्स को ये ऑप्शन नहीं दिया है, कुछ को दिया है कुछ को नहीं दिया, तो दैट इज नोन एज पार्शली कन्वर्टेबल डिवेंचर। बोलो समझ में आ गई? हाँ। पर ऐसे डिबेंचर्स जिनको कंपनी ने ऐसा कोई सच ऑप्शन ही नहीं दिया है, कंपनी ने ऐसा कुछ मान लो कि ऐसी कोई स्कीम ही नहीं दी कि आप एंड में जाकर अपने डिबेंचर्स को बोलते हैं ना कि कन्वर्ट करा सकते हो इनटू द शेयर, तो उन्हें कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट, ठीक है? कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, ठीक है? देखो, दो तरीके के यहाँ पर डिबेंचर्स हो सकते हैं। एक होता है जीरो कूपन रेट यानी डीप डिस्काउंट रेट, ठीक है? और एक होता है स्पेसिफिक रेट। अब देखो इनका मतलब क्या है। देखो, जब कंपनी ना बेटा अपने डिवेंचर इशू करती है विद जीरो इंटरेस्ट रेट के साथ, तो ऐसे में उन्हें बोला जाता है जीरो कूपन रेट यानी डीप डिस्काउंट रेट। तो सर एक बार बताओ, आ, आपने हमें बताया था प्रायर लेक्चर में कि जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो जनता से लोन लेती है, और जब तक उनको पैसा वापस नहीं करती, मतलब 5 10 15 20 साल तक, तो उनको क्या दिया जाता है? हर साल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो सर अगर डिवेंचर का जीरो इंटरेस्ट रहेगा, जीरो कूपन रेट रहेगा, तो ऐसे तो डिवेंचर्स वालों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो सर उनको तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है कंपनी को लोन देने के बदले। और जो कोई भी लोन देता है वो तो बदले में क्या मांगता है? इंटरेस्ट मांगता है। तो यहाँ पर तो कंपनी अगर जीरो कूपन वाले डिवेंचर इशू कर रही है तो इसमें जनता का क्या फायदा होगा, पब्लिक का क्या फायदा होगा? क्योंकि पब्लिक को तो डिवेंचर के ऊपर कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ फायदा ये होता है कि मान लो डिवेंचर का फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू तो सबको पता है ना, डिवेंचर की वो वैल्यू जिस वैल्यू पे डिवेंचर हम क्या करेंगे मार्केट में इशू। तो मान लो कि अगर डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है बेटा? 100 रुपीज। मान लो ये फेस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। तो कंपनी ना करती क्या है कि अपने डिवेंचर को बहुत हैवी डिस्काउंट पे, डीप डिस्काउंट, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देती है यहाँ पर, और बहुत हैवी डिस्काउंट पे अपने डिवेंचर्स को इशू करती है। लेट सपोज कंपनी ने 80 रुपए का डिस्काउंट दिया और अपने डिवेंचर कितने रुपए के इशू कर दिए? 20 रुपए के। ओरिजिनल वैल्यू उनकी 100 रुपए की है। डिवेंचर जब जनता के पास जाएंगे, सर्टिफिकेट जब जनता को मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा, तो वो 100 रुपए का ही मिलेगा। पर जनता, पब्लिक कंपनी को कितने रुपए देगी प्रत्येक डिवेंचर पे? 20 रुपए। 20 रुपए देगी। तो यहाँ पर कंपनी ने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 80 रुपए का। और अब यहाँ पर कंपनी ना देखो हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं देगी, अनलेस जब तक रिपेमेंट ना हो। तो रिपेमेंट के टाइम पर तो डिबेंचर वालों को पैसा वापस कर दिया जाएगा, बट तब तक कंपनी कोई इंटरेस्ट यहाँ पर देते नहीं रहेगी। बट जब कंपनी बेटा रिडीम्ड करेगी ना इन डिबेंचर को, जिस दिन रिडीम्ड करेगी, तो 20 रुपए पे रिडीम नहीं करेगी, सीधा कितने रुपए पे रिडीम करेगी? 100 रुपए पे रिडीम करेगी, क्योंकि उन डिबेंचर की वैल्यू तो कितनी थी? 100। तो ऐसे में ना इन डिवेंचर होल्डर को, जिनके पास भी ये डिवेंचर होते हैं जीरो कूपन रेट वालों को, तो इनको तो हर साल कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता बेटा। पर जब इनको रिडम्पशन की जाती है ना, तो फेस वैल्यू पे कर दी जाती है। तो इससे क्या होता है कि इनको ना काफी अच्छा एक लमसम अमाउंट मिलता है कंपनी से, क्योंकि इन्होंने कंपनी को 20 रुपए दिए। पर जब कंपनी इनको रिडीम्ड करेगी 5 साल बाद, 10 साल बाद, एज पर द कॉन्ट्रैक्ट, जैसा भी कंपनी और डिवेंचर होल्डर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे फेस वैल्यू पे इन्हें पे कर देगी। तो ऐसे में मेरे बच्चे यहाँ पर सीधा सीधा डिवेंचर होल्डर को फायदा हो जाता है। तो यहाँ पर ना ये जीरो कूपन रेट से ऐसे फायदा मिल जाता है बेटा किसको? डिवेंचर होल्डर को। और बात करें बेटा स्पेसिफिक रेट, तो स्पेसिफिक रेट में क्या होता है कि कंपनी अपने डिवेंचर को नॉर्मल प्राइस यानी फेस वैल्यू पे इशू करती है, पर हर साल इनको क्या देती रहती है? एक स्पेसिफिक रेट से इंटरेस्ट देती रहती है। तो इस तरीके के डिवेंचर कहलाए जाते हैं स्पेसिफिक रेट टाइप ऑफ डिवेंचर, ठीक है? तो दो तरीके के डिवेंचर्स हो सकते हैं, एक जीरो कूपन रेट यानी डीप डिस्काउंट वाले डिवेंचर, और एक हो सकते हैं स्पेसिफिक रेट वाले डिवेंचर, ठीक है? और एक लास्ट है आपके पास रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन में मेरे बच्चे क्या होता है कि दो तरीके के हमारे पास यहाँ पर डिवेंचर्स हो सकते हैं, एक रजिस्टर्ड डिवेंचर और एक होता है अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर में क्या होता है बेटा कि जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं उनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंशन होता है, और कंपनी इंटरेस्ट उन्हीं डिवेंचर्स को देती है या उन्हीं डिवेंचर होल्डर को देती है जिनका नाम वहाँ कंपनी के रिकॉर्ड्स में होता है। और अगर किसी को अपने डिवेंचर, किसी भी पर्सन को अगर अपने डिवेंचर किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करने हो,
तो उसे एक ट्रांसफर डीड एग्जीक्यूट करनी होती है, तब जाकर कंपनी मानती है कि वो डिवेंचर उस पर्सन से हटकर दूसरे पर्सन पे गया है। तो फिर उस पर्सन का, जो फर्स्ट पर्सन था जिसने ट्रांसफर डीड दी है किसी दूसरे पर्सन को, जिसने अपने डिवेंचर ट्रांसफर करे हैं, उसका नाम काटकर फिर दूसरे पर्सन का नाम एज अ रिकॉर्ड में मेंशन कर दिया जाता है और फिर उसे इंटरेस्ट दिया जाता है। यानी यहाँ पर ना ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन काम चलता है। जिस व्यक्ति का नाम रजिस्टर्ड होगा कंपनी के रिकॉर्ड्स में, वो ही माना जाएगा कि एक तरीके से रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर है और कंपनी उसी को ही इंटरेस्ट देगी। ठीक है। बट अगर बात करें अनरजिस्टर्ड डिवेंचर्स, तो यहाँ पर ना बेटा कंपनी कोई रिकॉर्ड मेंशन नहीं कर रही होती है। जिसके पास कंपनी का डिवेंचर का सर्टिफिकेट होता है, वही कंपनी का क्या होता है, डिवेंचर होल्डर होता है। बस वो अपना सर्टिफिकेट कंपनी को बोलते हैं ना प्रेजेंट करता है और कंपनी उसको इंटरेस्ट दे देती है। तो जहां पर कंपनी रिकॉर्ड मेंशन नहीं करती अपने डिवेंचर होल्डर्स के, दैट इज नोन एज अनरजिस्टर्ड यानी बेयरर डिवेंचर। बेयरर का मतलब है जिसके पास भी डिवेंचर होगा ना उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ नाम तो किसी का रिकॉर्ड हो नहीं रहा है। और रजिस्टर्ड डिवेंचर में बेटा क्या होता है कि यहाँ पर हर एक पर्सन का नाम रिकॉर्ड हो रहा होता है कि किसके पास कंपनी के डिवेंचर्स है, तो उन्हीं को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दो तरीके से यहाँ पर आप अपने रजिस्ट्रेशन के आधार पर डिवेंचर्स को कैटेगराइज कर सकते हो, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। बोलो, आपको इतनी बात समझ में आती है? हाँ। इसमें ना आप एक और जोड़ सकते हो, प्रायोरिटी बेसिस। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे भी आप अपने ना बोलते हैं डिवेंचर्स को बोलते हैं एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो जब कंपनी रिडीम करती है तो पहले कुछ डिवेंचर्स को रिडीम करती है, फिर उसके बाद कुछ डिवेंचर्स को रिडीम करती है। तो जिनको पहले की रिडीम किया जाता है वो होते हैं फर्स्ट डिवेंचर, और उसके बाद जिन डिवेंचर्स को रिडीम किया जाता है यानी रिपेमेंट की जाती है एक समय के बाद आकर, उन्हें सेकंड डिवेंचर बोल दिया जाता है। तो प्रायोरिटी बेसिस पे भी आप अपने डिवेंचर्स को कैटेगराइज कर सकते हो, फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हमारे पास टाइप्स होते हैं, और यहाँ पर मैंने इन्हीं टाइप्स को बेटा यहाँ पर थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है। तो आप एक बार इन सबको देख सकते हो। तो वही सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, रिडम्पशन यानी परमानेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रिडीमेबल इरिडीमेबल, रिकॉर्ड्स या नेगोशिएबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो रजिस्टर्ड और बेयरर। ठीक है। और प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो फर्स्ट डिवेंचर और सेकंड डिवेंचर भी बताया मैंने आपको। ठीक है। कूपन रेट के हिसाब से देखो तो स्पेसिफाइड कूपन रेट और जीरो कूपन रेट, ये मैंने बताया अभी आपको। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से देखो तो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो आप वीडियो पॉज कर दो और आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को क्या कर सकते हो, बोलते हैं ना कि नोट डाउन कर सकते हो। बोलो क्लियर है? ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो इतना। ठीक है, दिख रहा होगा आई थिंक सो। ठीक है, और इसको भी नोट डाउन कर लो। ठीक है, नोटेड। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात ये बतानी थी बेटा, एमसीक्यू में ना ये जो रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट है ना, पूछा गया था 2024 के पेपर में। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आ रखा था सीबीएसई बोर्ड में, लिखा था बताओ कि ऐसे डिवेंचर्स जो कंपनी के रिकॉर्ड में मेंशन नहीं होते, तो वो कौन से डिवेंचर होते हैं? द आंसर इज अनरजिस्टर्ड डिवेंचर। दूसरा, कि आप इनको इंटरेस्ट तब देते हो जब ये कूपन रेट प्रोड्यूस्ड करते हैं। तो कूपन रेट कहाँ दिखाना पड़ता है, कहाँ पे सर्टिफिकेट लाना पड़ता है डिवेंचर का? वो लाना पड़ता है अनरजिस्टर्ड पे। जिसके पास भी सर्टिफिकेट होगा ना उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर ना बेटा कंपनी रिकॉर्ड्स नहीं रख रही होती है, तो इसलिए याद रखना जिसके पास भी डिवेंचर होगा, जिसके पास भी डिवेंचर का सर्टिफिकेट होगा, वो कंपनी को अपना सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, शो करेगा। ठीक है, और कंपनी उसको क्या कर देगी, इंटरेस्ट दे देगी। तो याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आया था इसलिए इसको आप पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू भी वो पूछ सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट। अब ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो जनरली इसको मैं आपको समझाता हूँ कंपनी की बैलेंस शीट से। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट बना रखी है, जिसे शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपको पता है कंपनी की बैलेंस शीट शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। और बैलेंस शीट एज ऑन लिखकर 31 मार्च, हमने अभी यहाँ पर एक एक्सट्रैक्ट बनाया है बेटा। एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि यहाँ पर हम प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं कंपनी की। यहाँ पर मैंने ना देखो वैसे भी कंपनी का सिर्फ लाइबिलिटी ही सेक्शन कवर अप किया है, एसेट भी होता है
पर यहाँ पर हमने एसेट्स अभी एक्सप्लेन नहीं करे, रीजन बीइंग क्योंकि मेरा सिर्फ अभी जो मुद्दा है वो डिबेंचर से रिलेटेड है। ठीक है, जब मैं थर्ड यूनिट पढ़ाऊंगा इसके बाद ही, इशू ऑफ डिबेंचर के बाद हम थर्ड यूनिट पे चले जाएंगे बेटा, तो वहाँ जो हमारा पहला चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वहाँ पर मेरे बच्चे मैंने आपको पूरी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट डीप में पढ़ानी है, तो वहाँ फुल फ्लैश पूरी बैलेंस शीट हम देखेंगे कंपनी की। पर स्टिल अभी हमें सिर्फ डिबेंचर का मतलब समझना है बेटा, दैट्स वाई यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जितनी नीड हमें चाहिए उतना ही मैंने यहाँ पर बोलते हैं ना कि बैलेंस शीट ड्रॉ करें, इसलिए मैंने लिख दिया कि बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट है, एक पार्ट है। ठीक है, अच्छा, कंपनी में तो कंपनी का जो इशू ऑफ शेयर है बेटा, वहां पर आप ऑलरेडी बैलेंस शीट बनाकर आए हो शेयर के कंटेक्स्ट में, याद है ना? तो फॉर्मेट आपको पता है, पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। ठीक है, और यहाँ पर हम सबसे पहले मेंशन करते हैं अपनी लायबिलिटीज, क्योंकि कंपनी की बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनती है, पहले लायबिलिटीज एंड फिर एसेट्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल थोड़ी बनती जैसे पार्टनरशिप में बनती है, और हमने 11वीं क्लास में सोल प्रॉपर्टीशिप की अकाउंटिंग करी थी, तो वहां पर जब हम बैलेंस शीट बनाते थे बेटा तो हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट बनाते थे। ठीक है, लायबिलिटी एक तरफ लिखते थे, एसेट्स एक तरफ लिखते थे, आमने सामने, तो वो हॉरिजॉन्टल होती थी। कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल नहीं होती बेटा, वर्टिकल होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ लायबिलिटी मेंशन कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मेंशन करा इक्विटी एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटी का मतलब होता है इंटरनल लायबिलिटी यानी शेयर होल्डर फंड, और लायबिलिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, बोले तो नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। तो देखो, इश्यू ऑफ शेयर तक ना आपने शेयर होल्डर फंड तक ही देखा था कि शेयर होल्डर फंड हमारी पहली लायबिलिटी होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर, जो कि दो पार्ट्स में कवर अप होती है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। खैर यहाँ पर शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम डिवेंचर के कंटेक्स्ट पे बात कर रहे हैं। तो डिवेंचर को कहाँ शो किया जाता है, तो देखो डिवेंचर को हम शो करते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर। ठीक है, नॉन करंट लायबिलिटीज सेकेंड पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड के बाद। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में बेटा जब आप थर्ड यूनिट में मेरे साथ पहुंचोगे तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में भी चार तरीके की लायबिलिटीज होती हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ठीक है, पर जो हमारा डिबेंचर है वो जनरली एक तरीके का लॉन्ग टर्म डेट होता है, क्योंकि जब कंपनी बेटा अपने डिबेंचर इशू करती है मार्केट में पब्लिक के बीच में, तो जनता से लोन उठाया जाता है, वो जनता से एक तरीके से लोन मांगा जाता है, उसको डेट बोलते हैं डिबेंचर को। तो जनरली जब कंपनी जनता से डेट उठाती है, लोन उठाती है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, तो जनरली वो लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म नेचर का नहीं होता, वो लॉन्ग टर्म नेचर का ही होता है जनरली। अगर मैंने लिखा है ना डिबेंचर, तो इट मीन्स कि वो लॉन्ग टर्म लोन है। ठीक है, तो डिबेंचर एक तरीके से लॉन्ग टर्म लोन है, लॉन्ग टर्म बोरिंग है, इसलिए डिबेंचर को जनरली हम लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करते हैं। बोलो, बात समझ में आई? पर अगर हो सकता है बाय चांस कि कंपनी ने डिबेंचर इशू किए हैं शॉर्ट टर्म के लिए, यानी विद इन अ ईयर, एक साल तक के लिए। ठीक है, तो अगर कंपनी ने एक साल तक के लिए यानी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर तक के ही डिबेंचर इशू करें, सर ऑपरेटिंग साइकिल मतलब, देखो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है धंधे की साइकिल। वैसे धंधे की साइकिल तो 3 महीने 6 महीने की भी होती है, एक साल की भी होती है, पर हमारे सिलेबस में ऑपरेटिंग साइकिल को हम एक साल का मानते हैं। तो इसलिए हम अपनी लायबिलिटीज को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैटेगराइज करते हैं 1 ईयर के बेसिस पे। तो अगर हम अपने डिबेंचर्स को 1 ईयर से बियॉन्ड जाकर इशू कर रहे हैं कि हम इसकी रिपेमेंट, इसका पैसा वापस करेंगे इस लोन का 1 साल बाद जाकर, तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। बट अगर हमने डिबेंचर ही इशू 1 साल तक के लिए करें, ऑपरेटिंग साइकिल तक के लिए करें, तो ऐसे में फिर वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है, और फिर वो करंट लायबिलिटी के अंदर आता है। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? हाँ, पर यहाँ पर ना बेटा एक कैच है जो कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। देखो होता क्या है कि कंपनी ने ना, मान लो कि 5 साल के लिए कोई डिबेंचर इशू करे, ठीक है, तो जनरली ये लॉन्ग टर्म बोरिंग हुआ, क्योंकि कंपनी ने लोन उठाया, पब्लिक से डेट उठाया 5 साल के लिए, 5 साल बाद इनको इनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो देखो मान लो 1 साल हो चुका है, तो बताओ कितने साल बचे, 4 साल, अभी भी ये लॉन्ग टर्म बोरिंग ही है। मान लो 2 साल हो गए, तो अब कितने साल बचे, 3 साल, तो अभी भी लॉन्ग टर्म बोरिंग ही है। 3 साल हो चुके हैं, तो अब कितने बचे, 2 साल, तो अभी भी ये लॉन्ग टर्म बोरिंग है। पर जैसे ही 4 साल हो जाएंगे बेटा, तो अब इस लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी इस डिबेंचर को अब सिर्फ कितना साल रह गया, 1 साल रह गया, तो ये अब लॉन्ग टर्म से क्या बन गया, शॉर्ट टर्म। पर ना हम इसको शॉर्ट टर्म बोरिंग में नहीं दिखाते, हम इसको दिखाते हैं बेटा अदर करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये ना लॉन्ग टर्म जो हमारा डिबेंचर था,
जो हमारा डिवेंचर था उसका करंट मेच्योरिटी डेट आ रहा है, यानी अब वो 1 साल के अंदर अंदर रिपे हो जाएगा। था ये लॉन्ग टर्म, पर क्योंकि अब सिर्फ 1 साल का ही इसका टाइम पीरियड रह गया है, तो इसलिए अब इसको हम लॉन्ग टर्म बोरिंग से उठाकर इसको कहाँ डाल देते हैं बेटा, इसको हम डाल देते हैं अदर करंट लायबिलिटीज में। तो डिवेंचर अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इशू करें, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म के लिए इशू करें, 12 महीने के लिए करें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। बट अगर अगर कोई डिवेंचर लॉन्ग टर्म के लिए था बट अब उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 1 ही साल का रह गया है, तो फिर वो लॉन्ग टर्म बोरिंग से उठकर कहाँ चला जाता है बेटा, अदर करंट लायबिलिटीज। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में सिर्फ डिवेंचर आता है तो डिवेंचर मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म तब तक नहीं मानोगे जब तक लिखा नहीं गया है कि डिवेंचर इशू करे गए हैं विद इन अ ईयर के लिए या 12 मंथ्स के लिए, तब आप उसे शॉर्ट टर्म बोरिंग मानोगे। और अगर क्वेश्चन में ये लिख दिया कि लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स थे, यानी डिवेंचर्स थे बट अब उनकी करंट मेच्योरिटी डेट आ रही है, वो रीपे होंगे अब 1 साल के अंदर अंदर, पहले वो लॉन्ग टर्म ही थे बट अब वो रीपे होंगे 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर हम उन्हें कहाँ शो करेंगे, अदर करंट लायबिलिटी। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? आंसर इज यस। तो यहाँ पर ना यही बात लिखी है, आप एक एक बार इसे पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया बेटा। डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन बैलेंस शीट, जनरली हम नॉन करंट लायबिलिटी में इन्हें मेंशन करते हैं, पर कभी कभी हम करंट लायबिलिटी में भी इसे मेंशन कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग में कब करेंगे, अगर आपने डिवेंचर ही इशू 12 महीने के लिए करा है, बट अगर करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ रही है, यानी जो लॉन्ग टर्म डेट था पहले वो नॉन करंट लायबिलिटी था, बट अब उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो करंट नेचर का बन रहा है, 1 साल का ही बन रहा है, अब उसका जो रिपेमेंट पीरियड है वो 1 साल का ही रह गया है, तो ऐसे में फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज हम उसको कहाँ दिखाएंगे, करंट लाइबिलिटी के अंदर, बट किस हेड के अंदर, करंट मेच्योरिटी ऑफ अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर, बट किस नाम से, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट से, ठीक है। नॉन करंट से वो बनेगा करंट, बट करंट के किस हेड में आएगा, अदर करंट लाइबिलिटी। तो बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर हो गई बात? यस। नेक्स्ट है मेरे बच्चे कि हम डिवेंचर किस तरीके से इशू कर सकते हैं। देखो, डिवेंचर हम इशू कितने तरीके से करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा बेटा अभी थोड़ी देर में। बट उससे पहले, जैसे शेयर में आपने कंसेप्ट पढ़ा था कि जब कंपनी बेटा मार्केट में अपने शेयर इशू करती है, तो अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ मेंशन नहीं कर रखा, तो बाय डिफॉल्ट ये 90% होता है कि मिनिमम जनता कितना सब्सक्राइब करे, 90% करे जो भी कंपनी ने शेयर इशू करे। याद आया आपको? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता था शेयर के ऊपर, कितना होना चाहिए, कंपनीज एक्ट 2013 में कितना लिखा गया है, 90%, कि 90% मिनिमम होना चाहिए। अगर अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई और मिनिमम स्पेसिफाई नहीं किया, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मिनिमम 70% है तो फिर 70% माना जाएगा, 80 है तो 80 माना जाएगा, पर अगर कुछ मेंशन नहीं करा तो बाय डिफॉल्ट कितना होता था, मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर के ऊपर 90%, कि जनता एटलीस्ट कंपनी के कितने शेयर सब्सक्राइब करे, 90% करे। ये डिफॉल्ट रूल होता था एक। वैसे डिवेंचर में भी बेटा मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, और डिवेंचर में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है, 75% होता है। पर देखो, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 में ये लिखा गया है कि कंपनी अपना खुद से डिसाइड कर सकती है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होना चाहिए डिवेंचर के ऊपर। बट जो सेबी ने बोला है कि एटलीस्ट 75% तो होना चाहिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा ये कितना दिया गया है, 75% दिया गया है। तो शेयर के ऊपर 90% है मिनिमम, पर डिवेंचर के ऊपर एज पर सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कितना है, 75%। कंपनीज एक्ट तो कहता है कि मिनिमम कंपनी डिसाइड कर सकती है अपने हिसाब से, पर स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहता है कि 75% एटलीस्ट मिनिमम तो होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर कभी डिवेंचर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूछ लिया जाए कि जनता एटलीस्ट कम से कम कितने डिवेंचर सब्सक्राइब करें, तो आपका आंसर होगा 75%। शेयर में 90% सब्सक्रिप्शन और डिवेंचर में 75% सब्सक्रिप्शन मिनिमम होना चाहिए। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? हाँ। अब अगर बात करूं कि हम अपने डिवेंचर को कितने तरीके से इशू कर सकते हैं, तो बेसिकली बेटा हम अपने डिवेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। देखो, शेयर में 2 तरीके से कर सकते थे, कैश में और कंसिडरेशन अदर देन कैश। डिवेंचर में भी सेम है, कैश में और कंसिडरेशन अदर देन कैश, बट यहाँ पर एक तीसरा भी टर्म खुल जाता है कि हम एक एक्स्ट्रा तरीके से भी डिवेंचर को इशू कर सकते हैं, जो कि है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो जब आएगा कोलेटरल सिक्योरिटी का कंसेप्ट तो मैं आपको बताऊंगा। पर यस, यहाँ डिवेंचर में आप अपने डिवेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकते हो।
एक इशू इन कैश, एक इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो 3 तरीके से आप कर सकते हो। जैसे शेयर में बेटा आप कैश में अगर अपने डिवेंचर क्या करते थे इशू, तो 2 तरीके से कर सकते थे, लमसम या इंस्टॉलमेंट, या तो सिंगल शॉट में आप पैसा मंगाओगे जनता से, या टुकड़ों टुकड़ों में मंगाओगे लाइक एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि हम डिवेंचर जब इशू करते हैं तो उसका पैसा या तो सिंगल शॉट में मंगाएंगे लमसम, या तो टुकड़ों टुकड़ों में मंगाएंगे इन इंस्टॉलमेंट। अब अगर टुकड़ों टुकड़ों में मंगा रहे हैं तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड एंड फाइनल कॉल ऐसे करके ना जो फेस वैल्यू होती है हमारी डिवेंचर की, हम उसको तोड़ देते हैं। कंपनी एक साथ ना मंगाकर फेस वैल्यू को टुकड़ों टुकड़ों में मंगाती है। तो मंगाती तो पूरे 10 ही है, पर एक साथ ना मंगाकर टुकड़ों टुकड़ों में मंगाती है, तो उसे हम इंस्टॉलमेंट कह देते हैं। और लमसम में कंपनी क्या करती है कि जो फेस वैल्यू होती है उसको एक ही कॉल में लाइक एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ पैसा मांगती है। तो देखो जैसे शेयर है वैसा ही डिवेंचर है, बस थोड़ा कम बस दोनों का जो मीनिंग है वो थोड़ा थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है लाइक एंट्री का प्रोसीजर जो है स्पेसिफिकली वो सेम ही है। बस जहां जहां आप शेयर लिखते हो वहां वहां अब आपको डिवेंचर लिखना है। तो जिस बच्चे का इशू ऑफ शेयर बोलते हैं ना अच्छे से क्लियर है, उस बच्चे को इशू ऑफ डिवेंचर में ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है बेटा। इसलिए बोलते हैं अपना इशू ऑफ शेयर स्ट्रॉन्ग करो, आपका आधे से ज्यादा पॉइंट डिवेंचर में क्लियर हो जाता है। जैसे हम शेयर को इशू कर सकते थे लमसम इंस्टॉलमेंट में एट पार और प्रीमियम, बट यहाँ पर हम पार प्रीमियम और डिस्काउंट में भी इशू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट इसलिए है क्योंकि ये शेयर नहीं है, ये डिबेंचर है, ये डेट है। तो कभी कभी कंपनी बोलते हैं ना डेट लेने के चक्कर में कि डेट जल्दी मिल जाए, लोन जल्दी मिल जाए, तो पब्लिक को जब डिवेंचर इशू करती है तो डिस्काउंट पे कर सकती है, यानी सस्ते कर सकती है, जिससे कि पब्लिक अट्रैक्ट हो और वो पब्लिक को डेट इजिली दे दे। तो हो सकता है कि डिवेंचर डिस्काउंट पे इशू किए जा सके। तो डिवेंचर्स चाहे मैं लमसम में इशू करूं चाहे मैं इंस्टॉलमेंट में, मैं पार प्रीमियम डिस्काउंट पे कर सकता हूँ। सेम अगर मैं कंसिडरेशन अदर देन कैश में कर रहा हूँ तो पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे कर सकता हूँ। पार मतलब जितनी डिवेंचर की वैल्यू है हम उतना ही मांग रहे हैं। प्रीमियम का मतलब होता है हम फेस वैल्यू से ज्यादा मांग रहे हैं। डिवेंचर 100 रुपए का है बट हम 105 रुपए मांग रहे हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है कंपनी, क्योंकि कंपनी की रेपुटेशन है मार्केट में। तो जितना एक्स्ट्रा मांगती है कंपनी उसको प्रीमियम बोलते हैं। डिस्काउंट का मतलब है कि कंपनी डिवेंचर तो ओरिजिनली 100 रुपए का दे रही, मान लो फेस वैल्यू 100 रुपए, पर मांग जनता से 100 रुपए नहीं रही, कम मांग रही है 90 रुपीज, है ना। तो जितना कम मांग रही है कंपनी दैट इज नोन एज डिस्काउंट, ठीक है। और कोलेटरल सिक्योरिटी में ऐसा कुछ होता नहीं पार प्रीमियम डिस्काउंट। तो जब मैं कोलेटरल सिक्योरिटी पे आऊंगा ना बेटा वहां पे अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सेम आपको थोड़ा थोड़ा शेयर की तरह ही नहीं लग रहा, देखो है ना, बस कोलेटरल हटा दो तो पूरा ये शेयर की तरह ही तो है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हमें ये भी समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि डिवेंचर को हम इशू कर सकते हैं कैश में, कंसिडरेशन अदर देन कैश में, कोलेटरल सिक्योरिटी में। और अगर हम डिवेंचर को कैश में इशू करते हैं तो पार में कर सकते हैं, प्रीमियम में कर सकते हैं, और डिस्काउंट में भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ अनअमोर्टाइज्ड डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। इसका आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर ये देंगे बेटा, इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा होता क्या है कि जब कंपनी ना अपने डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है, या किसी भी तरीके से कंपनी को अगर अपने डिवेंचर को इशू करने पे नुकसान होता है, तो टेक्निकली हम उसको कहते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या लॉस ऑन इशू ऑफ सॉरी डिवेंचर, ठीक है। मेरे मुंह से शेयर निकल गया था, पर माफ करिएगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हम बोलते हैं जब भी हमें अपने डिवेंचर्स के ऊपर नुकसान होता है ड्यू टू द डिस्काउंट या ड्यू टू द एनी रीजन। हम आगे पढ़ेंगे वो एनी रीजन क्या है, बट यस अगर हमें डिवेंचर इशू करने में नुकसान हो रहा है सो दैट इज टेक्निकली नोन एज डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो हमें अगर नुकसान हो रहा है डिवेंचर इशू करने में, तो इस नुकसान को हमें जो भी हमारी करंट ईयर की जो इनकम है कंपनी की, उस इनकम में से, उस प्रॉफिट में से हमें इसको लेस कर देना चाहिए। या जो भी हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं शेयर होल्डर फंड के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, उससे हमें माइनस करा देना चाहिए। पर कभी कभी क्या होता है बेटा कि ये नुकसान इतना हैवी हो जाता है कि हम इसे एक साथ राइट ऑफ नहीं कर पाते, यानी अमोर्टाइज नहीं कर पाते। राइट ऑफ का दूसरा नाम क्या होता है?
अमोर्टाइज करना हम नहीं कर पाते। तो कभी कभी हमारे पास ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है, ये इतना हैवी होता है कि हम इसे सिंगल ईयर में खत्म नहीं कर पाते। तो हम उतने पोर्शन को कहते हैं जितना पोर्शन अभी तक हम राइट ऑफ यानी अमोर्टाइज नहीं कर पाए अभी तक अपने प्रॉफिट से। ऐसे एक्सपेंस, ऐसे नुकसान को जो कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का है, ऐसे में हम इसको कहते हैं अनअमोर्टाइज डिस्काउंट या अनअमोर्टाइज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, कि ये वो नुकसान है डिबेंचर के ऊपर जिसे अभी भी हमें खत्म करना बाकी है। अब अगर मान लो कि अगर अ, ये जो मुझे डिस्काउंट है या ये जो मुझे लॉस है, ये मैं अमोर्टाइज तो नहीं कर पाया, राइट ऑफ तो नहीं कर पाया, बट मैं इसे कर दूंगा 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर। तो ये अनअमोर्टाइज डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर मैं शो करता हूँ करंट एसेट्स में। हम देखेंगे आगे आएंगे बेटा, आप चिंता ना करिएगा, हम बैलेंस शीट थर्ड यूनिट में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर हम बैलेंस शीट का बोलते हैं ना, लाइबिलिटी सेक्शन, एसेट सेक्शन, लाइबिलिटी को मैं पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा, एसेट को भी पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो वहां पर हम देखेंगे कि करंट एसेट्स के अंदर अंडर द सब हेड अदर करंट एसेट में हम इस अनअमोर्टाइज डिस्काउंट को शो करते हैं, अगर हमें लगता है कि हम ये डिस्काउंट 1 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ यानी अमोर्टाइज कर देंगे। अभी तो नहीं किया क्योंकि ये बहुत हैवी है, बट हम इसे 1 साल के अंदर अंदर कर देंगे। तो हम इसे करंट एसेट के अंदर शो करते हैं, और करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास बेटा बहुत सारे अलग अलग टाइप के करंट एसेट्स होते हैं। तो हम उसको सब हेड यानी किस हेड में करंट एसेट्स के क्लासिफाई करते हैं, वो है अदर करंट एसेट्स, ठीक है। बट अगर वही बात करी जाए कि अगर ये जो अनअमोर्टाइज डिस्काउंट है, जो हमने अभी तक अमोर्टाइज नहीं करा, राइट ऑफ नहीं करा, ये राइट ऑफ हम करेंगे, खत्म करेंगे अपने प्रॉफिट में, बट इससे टाइम लग जाएगा 1 साल से ऊपर, यानी 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं। यानी 1 साल से ऊपर का समय अगर हमें इसे राइट ऑफ करने में लग सकता है, तो उस सिनारियो में हम इसे दिखाएंगे नॉन करंट एसेट्स। आपको पता है करंट एसेट ऐसे एसेट होते हैं जो विद इन 12 मंथ के अंदर या तो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं या तो बिक जाते हैं, और दूसरा नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म तक के लिए हमारे पास रहते हैं। तो ये वो पोर्शन है बेटा डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का जिसे हम अभी राइट ऑफ नहीं कर पा रहे, यानी अनअमोर्टाइज्ड है, अमोर्टाइज नहीं है। अमोर्टाइज का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ। तो अभी राइट ऑफ नहीं हुआ है, अमोर्टाइज नहीं हुआ है, तो अनअमोर्टाइज है, बट हम इसको राइट ऑफ करेंगे, बट 1 साल से ऊपर जाके, लाइक 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में। तो हम इसे नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। और नॉन करंट एसेट के भी किस हेड में दिखाएंगे, हम पढ़ेंगे नॉन करंट एसेट्स के भी काफी सारे हेड्स होते हैं। तो काफी सारे मतलब लिमिटेड हेड्स होते हैं, डरिएगा मत आप, लिमिटेड हेड्स होते हैं। तो किस हेड्स में दिखाएंगे बेटा, अदर नॉन करंट एसेट के हेड में दिखाएंगे। तो अगर 1 साल के अंदर राइट ऑफ कर दोगे इस अनअमोर्टाइज डिस्काउंट को, तो आप इसे अदर करंट एसेट्स में दिखाओगे, करंट एसेट के हेड में। और अगर आप 1 साल से ऊपर जाकर इसे राइट ऑफ करोगे कल के दिन, तो नॉन करंट एसेट्स में हम इसे दिखाएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स। इतना अभी के लिए बस आपको ध्यान में रखना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपका बोलते ना जो क्लैरिटी है कंसेप्ट के अंदर और बढ़ता चल जाएगा, बट अभी के लिए इतना ही काफी, अभी के लिए इतना ही पढ़ लो, ठीक है। बोलो क्लियर हो गई बात, द आंसर इज यस। फिर इसके बाद है ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बेटा। जैसे कंपनी शेयर इशू करती है, तो कभी कभी अपने शेयर को वो पार वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे, यानी ओरिजिनल वैल्यू पे इशू ना कर कर महंगे पे इशू करती है। तो वहां पर कंपनी को एक्स्ट्रा मनी मिलता है, एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है कंपनी को, जिसका नाम होता है प्रीमियम। वैसे ही यहाँ पर जब कंपनी बेटा डिवेंचर इशू करती है, तो कंपनी को कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है। जब कंपनी अपने डिवेंचर को फेस वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू पे इशू ना कर कर महंगे प्राइस पे इशू करती है, तो वहां पर कंपनी को फायदा होता है। उस फायदे का नाम होता है सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो सेक्शन है वो 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 है बेटा। और यहाँ पर बताया गया है कि आप जो ये प्रीमियम रिसीव करते हो सिक्योरिटीज के ऊपर, चाहे वो शेयर्स हो चाहे वो डिबेंचर्स हो, कंपनी इस प्रीमियम को अपनी मर्जी से कहीं भी इधर उधर यूज नहीं कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। जैसे कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर दे रही है, 1 शेयर के ऊपर 1 शेयर मुफ्त, या 2 शेयर के ऊपर, प्रत्येक 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर मुफ्त, कंपनी स्कीम बना सकती है कि हम आपको शेयर मुफ्त में देंगे, फ्री में देंगे। किसको, नए लोगों को नहीं, जो हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये ऑफर दिया जाता है कि हम आपको ना फुल्ली पेड अप बोनस शेयर देंगे। क्योंकि ना बेटा हमें हर साल डिविडेंड देना होता है अपने शेयर होल्डर्स को, प्रॉफिट बांटना होता है। तो कभी कभी कंपनी डिसाइड करती है कि डिविडेंड क्या ही बांटे, पैसे क्या ही दें, इससे अच्छा हम अपनी अपनी कंपनी के फ्री
शेयर दे देते हैं किसको, शेयर होल्डर्स को। तो वही बात है, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर दे रहे हैं, मतलब जो शेयर है वो पूरा फ्री में दे रहे हैं, पूरा फुल्ली पेड पूरा फ्री में दे रहे हैं। तो कंपनी को तो नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि कंपनी शेयर तो दे रही पर कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा। तो कंपनी इस नुकसान की भरपाई किससे कराती है, सिक्योरिटी प्रीमियम से कराती है। दूसरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली बात है बेटा, जब आपने कंपनी को स्टार्ट करने का सोचा होगा, इनकॉर्पोरेट करने का सोचा होगा कि हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट करने से पहले ही आपके कुछ खर्चे हो गए होंगे, दैट इज नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। और कंपनी को अपने ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस तब तो राइट ऑफ नहीं कर सकती थी जब कंपनी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, एग्जिस्टेंस में ही नहीं थी, पर आज तो एग्जिस्टेंस में आ चुकी है ना। तो जो भी हमारे पास फिक्टिशियस एसेट यानी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, हम इनको राइट ऑफ करा सकते हैं किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से। किससे करा सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से। या कोई भी ऐसा एक्सपेंस या कमीशन या डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ सिक्योरिटीज और डिवेंचर, कोई भी एक्सपेंस हो रहा है या कोई भी कमीशन आप दे रहे हो या किसी भी तरीके का आप डिस्काउंट दे रहे हो इशू ऑफ सिक्योरिटीज लाइक अ शेयर और डिवेंचर, तो ये जो नुकसान आपको हो रहा है ना, इस नुकसान की भी भरपाई आप किससे करा सकते हो, प्रीमियम से। फिर अगर मान लीजिए आप प्रीमियम दे रहे हो, प्रीमियम पेबल कर रहे हो, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा, अब जनता से हम ले नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा पैसा, जब इनको रीपे कर रहे हैं, ठीक है, रिडम्शन कर रहे हैं, रिडम्शन मतलब रीपे करना, तो जब हम जनता को जनता का पैसा वापस कर रहे हैं तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, यानी एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं। मान लो एक डिबेंचर या एक प्रेफरेंस शेयर, याद है ना, शेयर में दो शेयर होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो इक्विटी की तो रिडम्शन पॉसिबल नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर की रिडम्शन पॉसिबल है, और डिबेंचर की तो खैर रिडम्शन होती है क्योंकि वो एक डेट है। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप कल के दिन अपने प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, अपने डिबेंचर को रिडीम करोगे, तो कितने पे करोगे, फेस वैल्यू पे, जो उनका ओरिजिनल वैल्यू है। पर कभी कभी कंपनी ना बेटा ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन रखती है शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर के साथ, कि जब हम आपको आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेंगे या डिवेंचर्स का पैसा रिडीम करेंगे, तो हम आपको ना एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, यानी 100 रुपए तो हम देंगे देंगे जो फेस वैल्यू है प्रत्येक डिवेंचर के ऊपर, पर उसके ऊपर हम आपको 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। दैट इज नोन एज प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और एनी डिवेंचर ऑफ द कंपनी। तो वहां पे कंपनी का ना नुकसान होता है बेटा, क्योंकि कंपनी रिडम्पशन के टाइम पे एक्स्ट्रा अमाउंट दे रही है, तो उस नुकसान की भरपाई भी किससे कराई जाती है, प्रीमियम से कराई जाती है। एंड नेक्स्ट है, जब कंपनी ये फैसला लेती है कि हम अपने इक्विटी शेयर को बायबैक करेंगे, तो ये बायबैक का कंसेप्ट मैंने आपको जो इशू ऑफ शेयर का मेरा लास्ट लेक्चर था उसमें भी मैंने आपको बताया था, कि कभी कभी बेटा जब कंपनी के पास ह्यूज कैश इनफ्लोज आते हैं, प्रॉफिट कंपनी कुछ ज़्यादा ही कमाती है, तो कभी कभी ऐसी स्कीम ला सकती है कि हम एज अ कंपनी इक्विटी शेयर्स को क्या करना चाहते हैं, बायबैक, यानी अपने इक्विटी शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है, अगर वो अपने शेयर कंपनी को वापस देना चाहता है तो दे सकता है, और बदले में पैसा लेकर जा सकता है। आपको पता है बेटा, अगर आप इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाते हो तो आपको रिडम्पशन पॉसिबल नहीं होती है। अब आपको पैसा तभी मिलेगा जब कंपनी कभी बंद होगी, दैट इज नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है। क्योंकि इक्विटी शेयर क्या होते हैं, ट्रू ओनर होते हैं कंपनी के, तो वो सुख दुख में कंपनी के साथ बने रहते हैं। हाँ, अगर आपको इक्विटी शेयर बेचना है तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाकर अपने इक्विटी शेयर बेच सकते हो, किसी ने मना नहीं किया, पर आप कंपनी को नहीं बेच सकते। पर यस, कंपनी के पास एक स्कीम होती है, बायबैक ऑफ शेयर, जहां पर कंपनी अपने शेयर खुद खरीदती है, पर वो तभी पॉसिबल है जब कंपनी के पास ह्यूज कैश इनफ्लोज आए, प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो कंपनी को, तभी कंपनी ऐसी स्कीम लेकर आती है। तो ऐसे में मेरे बच्चे, कंपनी को ना कभी कभी बायबैक करने में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो उस नुकसान की भरपाई भी हम कहाँ से करा सकते हैं, प्रीमियम से करा सकते हैं। बोलो, क्या आपको बात समझ में आई? तो ये ना 5 पॉइंट मैंने यहाँ पर दिए हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से भी एमसीक्यू आता है। आपको पता है एक बार एग्जाम में आया था कि बताइए कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कहाँ कहाँ हम फॉलोइंग पॉइंट में से कहाँ कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो 3 उन्होंने ऐसे एरियाज दिए जहाँ पर प्रीमियम का पैसा यूज नहीं हो सकता, पर बीच में एक ऑप्शन डाल दिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। द आंसर इज कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में। तो जब आपको सारे पॉइंट्स इसके पता होंगे कि आप इसको कहाँ कहाँ राइट ऑफ कर सकते हो, तो आपका अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आप इजीली आंसर कर सकते हो। एंड लास्ट है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को, ये जो आता है प्रीमियम का पैसा कंपनी के पास, इसको कंपनी दिखाती कहाँ है, तो बेटा इसे इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर कहाँ दिखाया जाता है, अंडर हेड शेयर होल्डर फंड, ठीक है।
शेयर होल्डर फंड के अंदर दिखाया जाता है। अब शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 पॉइंट होते हैं, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो इसे दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, क्योंकि ये कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है, कंपनी का फायदा है, तो कंपनी के फायदे कहाँ जाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर ये तो खैर बता ही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। मैंने सारे आपके जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं वो क्या कर दिए हैं बेटा, सारे कवर अप कर दिए हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हो बच्चे, तो इस वीडियो के अपलोडेड होते साथ ही आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एज फास्ट पॉसिबल। मैं आपके डाउट्स का आंसर करने का पूरा पूरा कोशिश करूँ। ठीक है, तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मेरे बच्चे, न्यूमेरिकल्स के साथ, डिवेंचर से रिलेटेड जो है हमारे। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलता हूँ बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से